और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे कृषि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं उनके बारे में। इससे पहले वाले जो वीडियो थे उनमें हमने पढ़े थे कृषि से जुड़े अनुसंधान केंद्रों के बारे में। अब इस वीडियो में बात करेंगे कृषि से जुड़े अनुसंधान संस्थान के अलावा जो बच गए हैं केंद्र, जिनको हम कह सकते हैं कि वो कुछ कृषि से जुड़ी हुई प्रशासनिक संस्थाएं हैं या कह सकते हैं कि कार्यकारी संस्थाएं हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कृषि विपणन बोर्ड है, कृषि विपणन निदेशालय है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बस हम शुरू करते हैं हमारे कृषि से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रशासनिक संस्थान हैं इनके बारे में। ये अपना राजस्थान हो गया। अब अगर हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में कृषि से जुड़े जो विभिन्न संस्थान हैं उनके बारे में कि इनके कार्य क्या हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या करते हैं, मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई, इन सभी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जयपुर में। आपको बताऊं मैं कि कृषि से जुड़े हुए जो विभिन्न केंद्र हैं, प्रशासनिक केंद्र हैं या संस्थान हैं, वो अपने जयपुर में ही स्थापित हैं। और जयपुर में जो विभिन्न केंद्र हैं इन पर हम आ जाते हैं। और पहला हम लेते हैं कृषि विपणन निदेशालय। कृषि विपणन निदेशालय, इस पर आते हैं। पूरा नाम मैं आपको बता दूं, पूरा नाम बोला जाता है राजस्थान कृषि विपणन निदेशालय। इस कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना हुई है 1980 में और इसका जो मुख्यालय पड़ता है ना दोस्तों, मुख्यालय है इसका जयपुर में। अब इसके लिए अगर हम बात करते हैं कृषि विपणन निदेशालय की ये करता क्या है, तो सबसे बेस्ट जो इसके लिए वर्क है वो ये है कि ये कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाता है। कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाता है, एक वर्ग हो गया। कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य, ठीक है, एक वर्ग ये हो गया। दूसरी बात, ये जो कृषि विपणन निदेशालय है ये ना केवल कृषकों के लिए कार्य करता है बल्कि जो उपभोक्ता हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो किसान नहीं हैं, उनके लिए भी वर्क करता है। उनके लिए क्या वर्क करता है, तो कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के साथ साथ ये उपभोक्ताओं को उन्नत कृषि जो खाद्यान्न है उनको उपलब्ध करवाता है। ठीक है, सिंपल सी दो लाइनों में कि सबसे पहली बात, कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाता है। सेकंड, ये जो उपभोक्ताएं होते हैं उन उपभोक्ताओं को भी उन्नत कृषि जो खाद्यान्न है वो उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है, या उनको करवाने का जो उत्तरदायी है वो किसका है, ये कृषि विपणन निदेशालय का ही है जो 1980 में स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कृषि विपणन बोर्ड। कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1974 में। कृषि विपणन बोर्ड 1974 में आया था और कृषि विपणन बोर्ड कहाँ है, जयपुर में ही है। अब कृषि विपणन बोर्ड करता क्या है, अगर हम इस पर चर्चा करते हैं तो हमारा जो कृषि विपणन बोर्ड है ये सबसे पहले तो देखता है कि जो कृषि क्षेत्र होते हैं या कृषि उत्पादक जो क्षेत्र होते हैं, इन कृषि उत्पादक क्षेत्रों से लेकर कृषि मंडियों तक संपर्क सड़कों का निर्माण करवाता है। संपर्क सड़कों का निर्माण करवाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है परिवहन के संदर्भ में कि वह कौन सी संस्था है जो कृषि मंडियों को जो कृषि उत्पादक क्षेत्र हैं वहां तक जोड़ती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसके लिए खास बात ये भी है कि ये जो हमारी संस्था है ये कृषि उपज मंडियों की स्थापना भी करता है ना, ध्यान रखना है, कृषि उपज मंडियों की स्थापना भी करता है। कृषि उपज मंडियों की स्थापना
ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कृषि विपणन बोर्ड के कार्य हो गए, सबसे पहले संपर्क सड़कों का निर्माण करता है, साथ ही फिर कार्य हो गया इसका कि कृषि उपज मंडियों की स्थापना करता है, और कृषि उपज मंडियों के साथ ही इसकी खास बात और हो जाती है कि ये जो कृषक होते हैं उनकी उपज के विक्रय का भी प्रबंध करता है, उपज के विक्रय का भी प्रबंध करता है साथ में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जयपुर में ही है, राजस्थान राज्य भंडारण निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य भंडारण निगम लिमिटेड, ये जो संस्था है ये भी जयपुर में है, और राजस्थान राज्य भंडारण निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1957 में। 1957 में राजस्थान राज्य भंडारण निगम लिमिटेड अस्तित्व में आया था, और इस संस्था का जो मुख्यालय है, संस्था का मुख्यालय भी कहाँ है, जयपुर में ही है। अब क्या करता है, नाम से पता लग रहा है कि ये क्या करता होगा। तो अपनी ये जो संस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं, राजस्थान राज्य भंडारण निगम लिमिटेड, ये अपने पूरे राजस्थान में कृषि उपजों के भंडारण के लिए, कृषि उपजों के भंडारण के लिए क्या स्थापित करता है, भंडार गृह स्थापित करता है। तो सबसे खास बात ये हो गई है इसकी, ये स्थापित करता है अपने राजस्थान में कृषि उपजों के लिए भंडारण के लिए भंडार केंद्र की। जैसे वो हमारा जो है ना भारतीय फूड कॉरपोरेशन, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम एफसीआई कहते हैं, एफसीआई का भी एक कार्य यही होता है कि ये अपने पूरे भारत भर में कृषि जो उपज है उनके भंडारण के लिए वेयर हाउस यानी कि भंडार गृहों की स्थापना करता है। वैसे ही ये अपने राजस्थान में भी भंडार गृहों की स्थापना से जुड़ा हुआ है। फिर जयपुर में ही है, जयपुर में जो संस्था है उस पर हम चलते हैं। जयपुर में संस्था है हमारी जिसको हम बोलते हैं राजहंस, राजहंस, ये जयपुर में ही है। 2006-07 में इसकी स्थापना हुई थी, 2006-07 में इसकी स्थापना हुई थी। राजहंस का पूरा नाम होता है राजस्थान हॉर्टिकल्चर एंड नर्सरी सोसाइटी, राजस्थान हॉर्टिकल्चर एंड नर्सरी सोसाइटी। 2006-07 जयपुर में ये स्थापित हुआ था। दोस्तों अब यदि मैं बात करूं आपकी इस 2006-07 में स्थापित राजहंस के लिए कि क्या करता है, तो राजहंस देखो हॉर्टिकल्चर एंड नर्सरी, तो राजस्थान में उद्यानिकी जो फसलें होती हैं, उद्यानिकी फसलें, इन उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए वर्क करता है। उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा, तो उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए राजहंस अपने राजस्थान में वर्क करता है। राजस्थान राज्य उद्यानिकी एवं नर्सरी विकास समिति इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट संस्था पर आते हैं। तो नेक्स्ट संस्था भी हमें जयपुर में ही देखने को मिलती है, और संस्था का नाम है राजस्थान राज्य उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य उद्योग निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य उद्योग निगम लिमिटेड 1965 में ये स्थापित हुआ था, और इसका मुख्यालय भी कहाँ, जयपुर में। अब उद्योग निगम लिमिटेड देखो क्या करता होगा उद्योग निगम लिमिटेड, अगर हम बात करें इसके लिए तो देखो इस वर्ड पे गौर करते हैं। उद्योग निगम, जो कृषि से जुड़े हुए आदान हैं, आदान, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, आदान, आदान, कृषि से जुड़े हुए आदान। आदान का मतलब होता है कृषि में काम में आने वाले उपकरण या वस्तुएं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं उर्वरक की तो ये भी एक कृषि आदान है। यदि हम बात करते हैं हैरो की या हार्वेस्टर की तो ये भी एक आदान है। तो इस संस्थान के द्वारा क्या किया जाता है, जो कृषि आदान होते हैं उन कृषि आदान को उचित दर पर, कृषि आदान को उचित दर पर किसानों तक पहुंच करवाता है ये राजस्थान राज्य उद्योग निगम लिमिटेड। ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, तो हमारी एक बहुत ही बड़ी संस्था है जिसका नाम है स्पिनफेड। बहुत बड़ी संस्था है स्पिनफेड। अब स्पिनफेड का फुल फॉर्म मैं पहले बता देता हूं। स्पिनफेड है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव, ठीक है। अब यहां पे है स्पिनफेड, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग, ये तो है स्पिनिंग, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग
एंड जीनिंग, स्पिनिंग एंड जीनिंग मिल्स फेडरेशन, ठीक है। ये संस्था है स्पिन फेड कहलाती है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं कि राजस्थान राज्य सहकारी कताई बुनाई मिल्स संघ। तो सहकारी कताई बुनाई मिल संघ है, स्थापना हुई थी 1992 में, ठीक है। लेकिन 1992 की जो डेट है वो छिप जाती है। उसकी वजह है क्योंकि ये एक्टिव हुआ था अप्रैल 1993 में। अप्रैल 1993 में एक्टिव हुआ, यानी कि ऑपरेशनल फॉर्म में आया या इसने उत्पादन प्रारंभ किया, क्रियाशील हुआ अप्रैल 1993 में। इसलिए 1992 की जो तिथि है वो गायब हो जाती है। तो सीधा आ गया कि अप्रैल 1993 में ये क्रियाशील हुआ। अब ये बात करते हैं कि ये जो हमारा स्पिन फेड है, कि ये स्पिन फेड बना कैसे, ठीक है। देखो, स्पिन फेड में अपने राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की कताई और बुनाई मिलें सम्मिलित हैं। कताई और बुनाई मिल सम्मिलित हैं, ठीक है। कौन कौन सी कताई बुनाई मिल सम्मिलित हैं स्पिन फेड में? तो सबसे पहले हम चलते हैं पहली पे, नाम है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल। ये 1965 में स्थापित हुई थी और ये पड़ती है गुलाबपुरा। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल ये है 1965 गुलाबपुरा में, या आप कह सकते हैं राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा 1965। इसके बाद हम बात करते हैं तो एक है गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स या सहकारी कताई मिल्स। ये स्थापित हुई 1978 में। अब बट ये है हनुमानगढ़ में। नाम तो इसका गंगानगर है लेकिन कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ में। इसके बाद बात आ जाती है और ये है गंगापुर सहकारी कताई मिल। ये स्थापित हुई 1981 में और ये है भीलवाड़ा में, गंगापुर भीलवाड़ा में ही है। गंगापुर भीलवाड़ा में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर की गुलाबपुरा के नाम से है, गुलाबपुरा सहकारी बुनाई मिल्स। गुलाबपुरा सहकारी बुनाई मिल्स, तो गुलाबपुरा सहकारी बुनाई मिल, ठीक है, ये 1965 में ही अपने अस्तित्व में आई थी और ये वही है गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या हुआ कि 1992 में ये जो सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं, 1992 में इनको मिला दिया गया और 1992 में मिलाकर स्थापित किया गया स्पिन फेड की स्थापना कर दी गई। स्पिन फेड एक्टिव हुआ अप्रैल 1993 में, एक्टिव अप्रैल 1993 में हुआ। और अपना जो स्पिन फेड है जो कि अप्रैल 1993 में एक्टिव हुआ है, इस स्पिन फेड की खास बात क्या है, क्या करता है, इस पर हम विचार करते हैं। तो दोस्तों अपना जो स्पिन फेड है, स्पिन फेड क्या करता है? स्पिन फेड सबसे पहला कार्य है इसका कपास उत्पादन को प्रोत्साहन देना, तो कपास उत्पादन को प्रोत्साहन देता है। दूसरा इसका जो बड़ा कार्य है वो है कपास उत्पादन के साथ साथ उसके क्रय और विक्रय का प्रबंधन करना। साथ ही तीसरा बड़ा इसका कार्य है कि ये क्या करता है, कपास के निर्यात और आयात को का भी प्रबंधन करता है। मतलब ना केवल राजस्थान में, ना केवल पूरे भारत में, बल्कि राजस्थान से बाहर, भारत से बाहर भी ये निर्यात और आयात दोनों का प्रबंधन करता है। साथ ही ये इन चारों मिलों का एक ग्रुप है, तो ये सूती धागे का निर्माण भी करता है, ये कपड़ों का निर्माण भी करता है। तो इस संस्था के बारे में याद रखिए, तो कपड़ों का निर्माण करता है, सूती धागों का निर्माण करता है। ये समस्त जो वर्क है ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्पिन फेड के अंतर्गत आते हैं। याद हमें रखना है अच्छे से, ओके, तो याद रखिए। तो ये हो गया हमारा स्पिन फेड।
स्पिनफेड की भांति ही एक और संस्थान है और इस संस्थान को हम कहते हैं राजफेड। संस्थान है हमारा इस बार राजफेड। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कृषि से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, कार्यकारी संस्थाएं हैं, उनकी बात कर रहे हैं। बात करते हैं राजफेड की। ये स्थापित हुआ था 1957 में। अब इसका जो नाम है वो मैं लिख देता हूं, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव। ठीक है, अब ध्यान रखना है इसमें दो ही वर्ड है वैसे, केवल एक राजस्थान है, एक फेडरेशन है। अब बीच के जो वर्ड हैं वो क्या हैं? तो वो है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग, कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग फेडरेशन, फेडरेशन। ठीक है, 1957 में स्थापित हुआ था राजफेड, और राजफेड का भी मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में ही है। ठीक है, मोस्टली जितने भी कृषि से जुड़े संस्थान हैं उन सब का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जयपुर में ही है। कुछ को छोड़ के, कुछ को अगर हम छोड़ दे तो उनका अलग अलग स्थानों पर है, बट यहाँ अगर हम बात करते हैं तो सभी का जो मुख्यालय है अभी तक का जयपुर में ही आया है। तो राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग फेडरेशन, हिंदी में बोलते हैं राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ। ध्यान रखना, इंग्लिश और हिंदी में इसका नाम थोड़ा सा अलग है, राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ, और इंग्लिश में बोल रहे हैं हम राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग फेडरेशन। अब ये क्या करता है? तो दोस्तों हमारे राजस्थान की जो भी प्राथमिक सहकारी समितियां हैं या अन्य जो सहकारी समितियां हैं उन सभी का प्रबंधन और नियंत्रण करता है राजफेड। साथ ही उन सहकारी समितियों के माध्यम से ये उन्नत कृषि जिन्स, पशु आहार व उर्वरक, खाद, ये कृषकों तक उचित जो दाम होते हैं, उचित जो मूल्य होता है उसमें अवेलेबल करवाता है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट ये जुड़ा हुआ है कृषकों के विकास से। सहकारी जो भंडार होते हैं, आपने भी कभी ना कभी सहकारी भंडार से, सहकारी समिति से यूरिया का कट्टा यानी नाइट्रोजन उर्वरक का कट्टा आपने लिया ही होगा। ठीक है, तो याद रखिए ये वर्क जो करता है सारा कौन करता है? राजफेड ही करता है। इसके अलावा और भी कई अपने संस्थान हैं जो कि रिलेटेड हैं हमारी कृषि से ही। बात करते हैं कौन से हैं, ये आपने सुना होगा, देखो काफी महत्वपूर्ण एक संस्थान है जिसको हम बोलते हैं तिलम संघ, तिलम संघ। ठीक है, ये भी एक सहकारी संस्था है तिलम संघ भी। बात करें कि स्थापना की तो 1990 में आया था और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में ही है। ठीक है, अब तिलम संघ का फुल फॉर्म क्या है? इसमें नाम सिर्फ तिलम मिल रहा है, नाम इसका अलग है। नाम है राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ, राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ, राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ, ये इसका नाम है। किसका? तिलम संघ का। ठीक है, ध्यान रखना है 1990 में। अब ये क्या वर्क करता है इस पे हम फोकस करते हैं दोस्तों। जो कार्य कपास के लिए हमारा स्पिनफेड करता है, जो कार्य कपास के लिए स्पिनफेड करता है, वही कार्य तिलहन के लिए कौन करता है? तिलम संघ करता है। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, जैसे तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देना, तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देना, तिलहन के क्रय विक्रय का प्रबंध करना, साथ ही तिलहन की प्रोसेसिंग करना। तिलहन की प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो तेल है, तेल के जो बीज हैं, ऑयल सीड्स हैं, उन ऑयल सीड का प्रोसेसिंग, उनसे तेल निकालना, उनसे खल व चूरी निकालने का जो कार्य है वो तिलम संघ के द्वारा ही किया जाता है। तो तिलम संघ जो है काफी महत्वपूर्ण संस्था है तिलहन के संदर्भ में। साथ ही
ये भी ध्यान रखता है कि जो उपभोक्ता हैं, समझ रहे हैं, उपभोक्ता यानी हम लोग जो हैं उपभोक्ता हैं, उनको भी क्या है, उनके जो खाद्य तेल है, शुद्ध खाद्य तेल उनके पास पहुंचे, ये ध्यान रखना है। शुद्ध खाद्य तेल यहाँ पे पहुंचे। तिलम संघ याद रखिए। अब हम बात करते हैं तिलम संघ के बाद एक संस्थान आता है। तिलम संघ के बाद एक संस्थान है जिसको हम बोलते हैं गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स। गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स 1989 में स्थापित हुआ था। गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स, तो ये गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, नाम से आपको पता लग रहा है कि गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स है। ये जो संस्था है ये छोटे स्तर पर, लघु स्तर पर वही वर्क करता है जो वर्क किया जाता है स्पिन फेड के द्वारा। जो वर्क स्पिन फेड करता है ना, वही वर्क ये करता है, बट ये वर्क जो है, इसका वर्क क्या है, बिल्कुल छोटे स्तर पर होता है। गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स, और नाम से पता लग रहा है कि गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित होगा। तो गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स कहाँ हो गया, ये हो गया गंगानगर में। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, मैं भी डस्टर ढूंढने लगा था कि डस्टर कहाँ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट जो संस्था है इसके ऊपर। ये काफी फेमस एक संस्था है, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान। राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान या प्रबंधन संस्थान। ये राजस्थान राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में स्थित है। दुर्गापुरा कहाँ पड़ता है, दुर्गापुरा पड़ता है जयपुर में, ठीक है। अब राज्य कृषि प्रबंध संस्थान की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो पहले तो मैं आपको इससे एक जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बताता हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में 3 अक्टूबर 2018 3 अक्टूबर 2018 में क्या हुआ था। 3 अक्टूबर 2018 में राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में वसुंधरा राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, यह भी हमारे सिलेबस में है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का उद्घाटन किया था। स्वावलंबन योजना का उद्घाटन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का उद्घाटन किया गया किया गया था इस कृषि प्रबंध संस्थान से। अब कृषि प्रबंध संस्थान हमारे राज्य में करता क्या है और स्थापना कब हुई और कहाँ है, तो दुर्गापुरा जयपुर में है। 1993 में ये स्थापित हुआ था। और देखो ये हमारे राज्य में कृषि से संबंधित जो अन्य संस्थाएं हैं उनके लिए गाइडलाइन का काम करता है, मतलब गाइडेंस का काम करता है कृषि प्रबंध संस्थान। इसके अलावा यहाँ पे जो मतलब कृषि से रिलेटेड जो अध्ययन है वो अध्ययन भी यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो संस्था है काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है हमारे राजस्थान में कृषि से रिलेटेड, और इन संस्थाओं में यदि हम बात करें हमारे तबीजी में एक संस्था है, तबीजी अजमेर में पड़ता है। तबीजी अजमेर में पड़ता है और इसका नाम है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र यहाँ पे पड़ता है, कहाँ पे, तबीजी अजमेर में। और ये संस्था क्या करती है, ये बीज जो मसाला होता है, बीज मसाला जैसे धनिया वगैरह, तो बीजीय मसाले से संबंधित अनुसंधान के कार्य करती है। साथ ही ये जो मसाला, बीजीय मसाला उत्पादन है, इससे रिलेटेड जो भी कृषक हैं उनको इसके लिए प्रोत्साहन करती है, प्रोत्साहित करती है। साथ ही ये देखती है कि हमारा जो राजस्थान है, उनकी जो उपभोक्ता हैं वो उन्नत जो मसाला जो फसलें हैं या उपज हैं उनको प्राप्त करें, और कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए भी ये प्रतिबंधित है, या यूं कहें कि प्रतिबद्ध है, प्रतिबंधित नहीं प्रतिबद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी संस्थान है इसकी हम बात करते हैं, संस्थान है चौधरी चरण सिंह
राष्ट्रीय राष्ट्रीय कृषि विपणन विपणन केंद्र, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र, ये 1988 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय भी जयपुर में ही है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान या केंद्र, देखो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। ये हमारी जो संस्था है कृषि विपणन, विपणन का अर्थ यहाँ पे मार्केटिंग होता है वैसे मैं आपको बताऊं, बट जैसा विपणन जैसा जो नाम है ना इसका, उस तरह का तो वर्क नहीं करती है। ये एक सलाहकारी संस्था है। ये एक सलाहकारी संस्था है जो अधीनस्थ जो संस्थाएं हैं उन अधीनस्थ संस्थाओं को क्या देती है, सलाह देती है। अधीनस्थ संस्थाओं को सलाह देती है। अधीनस्थ संस्थाओं को सलाह देने का जो कार्य है वो इस संस्थान का है, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान का। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब हमारी कृषि से रिलेटेड कुछ और संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं को हम कहते हैं कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय जो हैं ये भी अपने राजस्थान भर में क्या करते हैं, कृषि से जुड़े हुए जो विभिन्न कार्य हैं, अनुसंधान है, कृषि बीजों का निर्माण है, उन्नत कृषि जिन्स निर्धारण है, उन सभी का उपज का निर्धारण है, मृदा प्रयोगशालाओं की स्थापना है, ये सारे जो कार्य हैं ये हमारे कृषि विश्वविद्यालय जो अपने राजस्थान में स्थापित हैं 5 संख्या में वो कार्य करते हैं। देखते हैं हम हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो अपने कैसे कैसे स्थापित हुए। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे राजस्थान के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पर। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पर हम वर्क करते हैं। तो हमारा जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो स्थापित हुआ 1962 में और ये स्थापित हुआ था उदयपुर में। उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय, यहां पर यह स्थापित हो गया। ठीक है, अब अपना जो उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय है जो 1962 में स्थापित हुआ था, इसी स्थान पर 1964 में, कहां, यहीं पे उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय जो 62 में स्थापित हुआ था, यहीं पर 1964 में स्थापित कर दिया गया। अन्य संकाय भी यहां पर लाए गए, अन्य फैकल्टीज भी यहां पे लाए गए, अन्य संकाय लाए गए। अन्य संकाय का मतलब है कि भाई कृषि के साथ साथ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वगैरह भी यहां पर आ गए, तो अन्य संकाय भी लाए गए। अब ये एक कृषि विश्वविद्यालय ना रहकर एक कॉमन हो गया, मतलब एक जनरल विश्वविद्यालय होगा जहां पे सभी सभी संकाय मौजूद हैं। तो यहाँ सारे संकाय मौजूद हो गए 1964 में। अब क्या किया गया, 1987 में इस संस्थान को यानी इस कृषि विश्वविद्यालय को यहां से उठाया गया और इसमें से सिर्फ और सिर्फ कृषि संकाय को ही उठाया गया। बाकी जो संकाय थे वो उदयपुर में रहने दिए, कृषि संकाय को उठाया गया और कृषि संकाय को उठाकर स्थापित कर दिया गया बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया गया और ये बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, ये बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में ही है। और इस तरह से बना हमारा पहला कृषि विश्वविद्यालय। 1962 में उदयपुर में आया, 1964 में इसमें सारे संकाय खोल दिए गए, 1987 में इसे फिर बीकानेर लाया गया। इसी का मतलब सिर्फ कृषि वाले को ही बीकानेर लाया गया और बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, अब बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय का नाम जून 2009 में परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में ही ये रूप बदल के या नाम परिवर्तित करके स्थापित हो गया। तो अभी हम कह सकते हैं कि स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है तो हमें ये याद रखना है कि स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय ये पड़ता है हमारे बीकानेर में। 2009 से ये स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। स्थापना हुई थी 1987 में, याद रखिए। अब हम बात करते हैं दूसरे पे, ये तो हो गया पहला। सेकंड पे चलते हैं तो सेकंड हमें मिलता है महाराणा
प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय मिलता है और ये कहाँ है? उदयपुर में है। ये उदयपुर में है और 1999 में स्थापित हुआ। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में 1999 में स्थापित हुआ था, याद रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट की बात आती है तो बात है सितंबर 2013 की। सितंबर 2013 में अपने राजस्थान में 3 कृषि विश्वविद्यालय एक साथ स्थापित हुए। 3 कृषि विश्वविद्यालयों में पहला जो है वो है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, ये स्थापित हुआ है जोबनेर में। जोबनेर कहां पड़ता है? जयपुर में। तो जोबनेर जयपुर में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, ये हो गया तीसरा, ठीक है। चौथे पे चलते हैं तो चौथा जो कृषि विश्वविद्यालय ये स्थापित हुआ जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के रूप में, और ये स्थापित हुआ मंडोर में। मंडोर कहां पड़ता है? जोधपुर में। तो ये कृषि विश्वविद्यालय कहां हो गया? फिर जोधपुर में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे 5वें कृषि विश्वविद्यालय पे, तो 5वां जो कृषि विश्वविद्यालय है ये कहां पे स्थापित हुआ? 5वां कृषि विश्वविद्यालय आ गया हमारे कोटा में, ठीक है। 5वां कृषि विद्यालय कहां पर आया? कोटा में आया, ठीक है। और इसका नाम क्या था? कोटा कृषि विश्वविद्यालय था। और ये कहाँ था कोटा में? ये था अपने कोटा में बोरखेड़ा क्षेत्र में। तो इसका नाम लिख देते हैं हम कोटा कृषि विश्वविद्यालय। कोटा कृषि विश्वविद्यालय, और कोटा कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था बोरखेड़ा में। बोरखेड़ा कहाँ पड़ता है? कोटा में। तो बोरखेड़ा कोटा में कोटा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। दोस्तों ये हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, और ये कृषि विश्वविद्यालय जितने भी हैं ना, ये सभी के सभी वर्क करते हैं कृषि अनुसंधान के लिए। ये इनका जो कार्य है ये कृषि से रिसर्च करना है, कृषि से रिलेटेड। ये क्या करते हैं? जो कृषि उन्नत जीन्स हैं उनका निर्धारण करते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा जो एटीसी केंद्र होते हैं यानी अडॉप्टिव टेस्टिंग सेंटर है वो भी संचालित करते हैं। मृदा प्रयोगशालाएं भी इन्होंने स्थापित करी हैं, मृदाओं की जांच करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे किसान परामर्श केंद्रों की भी इन्होंने स्थापना कर रखी है अपने परिसर में। किसान परामर्श केंद्र हैं, यहाँ पे भी ये क्या ले सकते हैं? कृषि से जो संबंधित हैं जो विभिन्न जो परामर्श हैं कृषक वो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कृषि से जुड़े हुए जो विभिन्न संस्थान हैं उनकी बात। अब दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे अन्य जो टॉपिक हैं इनसे जुड़े हुए कृषि से संबंधित जितनी भी बातें थी वो हमने की हैं। हमने भारत की फसलें वगैरह, इसके अलावा भारत व राजस्थान की फसलें, अन्य जो चीज़ें हैं कृषि से रिलेटेड जितने भी हैं संस्थान हैं और अदर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उन सब पे बात की है। कृषि गणना वगैरह सब हमने देखा है। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।